गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था, ठीक है, हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो हमारा था 1 person 1 vote, विच वॉज दी फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे। हम आज इस टॉपिक में ये देखेंगे दैट हाउ दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू दी डेमोक्रेसी। जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, उसमें हम ये देखेंगे कि ये टॉपिक कैसे उससे रिलेट करता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, दैट इज़ एग्जांपल ऑफ जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे इज़ अ साउथ अफ्रीकन कंट्री। ठीक है, 1980 में इंडिपेंडेंस मिला था फ्रॉम दी वाइट माइनॉरिटी। वाइट माइनॉरिटी वहाँ पे रूल कर रहे थे। ठीक है, जिससे वहाँ पे जिम्बाब्वे को कब मिला, इंडिपेंडेंस कब मिली, 1980 में मिली। एंड वहाँ पर एक पार्टी थी जो रूल कर रही थी। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस जिससे रूल किया, दैट इज़ ज़ानू पीएफ पार्टी। ठीक है, ज़ानू पीएफ पार्टी कौन सी पार्टी थी? इट वाज द फ्लैग बियरर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। मतलब ये पार्टी लीड कर रही थी जब वहाँ पे फ्रीडम के लिए स्ट्रगल, जिम्बाब्वे के फ्रीडम के लिए। तो ज़ानू पीएफ पार्टी वाज लीडिंग दैट फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, और उसके ही वो थे, क्या नाम है, प्रेसिडेंट, सॉरी लीडर थे। हिज नेम वाज रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है, ही वाज द लीडर ऑफ ज़ानू पीएफ पार्टी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ गई होगी कि रॉबर्ट मुगाबे कौन थे और ज़ानू पीएफ पार्टी क्या थी। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस रॉबर्ट मुगाबे को वहाँ का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, नाउ वी हैव टू सी दैट जब वहाँ पे ज़ानू पीएफ पार्टी का रूल था, वहाँ पर हर साल इलेक्शंस होते थे, लेकिन हर इलेक्शन में ज़ानू पीएफ पार्टी ही विन कर जाती थी। ठीक है, ऑपोजिशन पार्टी जीत नहीं पाती थी। ऐसा क्यों? बिकॉज ही यूज यानी रॉबर्ट मुगाबे यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। ठीक है, और उसने क्या किया, ही अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन इन हिज फेवर टू इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ऐसा ही सेम केस हमने जनरल परवेज मुशर्रफ का देखा था कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया था। ठीक है, सो दैट प्रेसिडेंट कैन डिसमिस दी प्रोविंशियल एंड द स्टेट असेंबलीज। ठीक है, सेम यहाँ पर रॉबर्ट मुगाबे ने भी यही किया कि अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए ही अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जिम्बाब्वे। ठीक है, ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हैरेस्ड, यानी जितने भी ऑपोजिशन पार्टी के वर्कर्स थे उनको हैरेस किया जाता था। ज़ानू पीएफ पार्टी जो रूल में थी, ठीक है, उनको प्रॉपरली काम नहीं करने दिया जाता था। प्रोटेस्ट वॉज डिक्लेयर इलीगल। अगर कोई प्रोटेस्ट करता भी था ज़ानू पीएफ पार्टी के अगेंस्ट में तो उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता था, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। टेलीविज़न रेडियो वर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट रूल कर रही थी ज़ानू पीएफ पार्टी के थ्रू, रॉबर्ट मुगाबे की थी। ठीक है, वो टेलीविज़न रेडियो को भी उन्होंने अपने कंट्रोल में कर रखा था। मीन्स मीडिया भी उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं बोल पाती थी, और जितना भी वो शो करते थे वो उनके फेवर में ही शो करते थे। इनफैक्ट मतलब ये तो एक्सट्रीम पॉइंट ही हो गया कि जो जुडिशरी थी वहाँ की वॉज ऑल्सो इग्नोर्ड बाय द गवर्नमेंट। कुछ जुडिशियल एक्शंस भी लिए गए, जुडिशियल डिसीजंस भी आए, लेकिन उसको भी इग्नोर कर दिया गया गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, आप अगर हम इंडिया का एग्जांपल ले तो जो हमारी जुडिशरी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर उसने कोई भी डिसीजन लिया है या कोई भी वर्डिक्ट दिया है तो उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है, कोई भी डिक्लाइन नहीं कर सकता है उसको, या फिर कोई भी इसको मानने से मना नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसा कहाँ हुआ? ऐसा जिम्बाब्वे में हुआ। ठीक है, तो जब हमने ये स्टोरी पढ़ी, जितने भी हमने सिचुएशन देखी जिम्बाब्वे की, कि वहाँ पे इलेक्शंस तो हो रहे थे, बट हर बार ज़ानू पीएफ पार्टी ही क्यों जीत जाती थी? बिकॉज दे वर यूजिंग दी अनफेयर प्रैक्टिसेस इन द इलेक्शंस। ठीक है, तो हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? हम किस कंक्लूजन पे आते हैं? दैट पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक। जो पॉपुलर गवर्नमेंट है वो भी कभी कभी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है। इलेक्शंस हो रहे हैं प्रॉपरली, लेकिन कभी कभी अनफेयर मीन्स यूज़ करके भी पार्टीज जीत जाती हैं। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, ये हमने लर्न किया कि पॉपुलर गवर्नमेंट भी कभी कभी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है।
नाउ द लास्ट मतलब फोर्थ फीचर जो निकल कर आया है डेमोक्रेसी का, दैट इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स। मीन्स जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है दैट रूल्स विद इन लिमिट, एक सेट लिमिट है उसके अंदर ही गवर्नमेंट रूल करती है। अपने आप से वो कोई भी डिसीजंस नहीं ले सकती है, आई मीन कोई भी रूल नहीं सेट कर सकती है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रूल सेट किए गए हैं या जो लॉज हैं कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में, जितने भी सब हमारा जो संविधान है उसमें जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उसके अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट को एक्ट करना पड़ता है। और सिटीजन्स राइट्स को क्या करना पड़ता है, उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। सिटीजन्स राइट्स क्या होते हैं, हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। वो हम, ये आपको समझ लीजिए एक होमवर्क है, आपको पता करके आना कि क्या क्या हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है। ये भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमें बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं। जैसे आप उसमें से एक मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच। हमें फ्रीडम मिली हुई है कि हम अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी के भी सामने, ठीक है। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये अभी के लिए आपका होमवर्क है, आपको पता करके आना कि क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हमको मिले हुए हैं, ठीक है। अब इसी टॉपिक में एक वर्ड दिया हुआ है दैट इज़ रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो रूल बाय लॉ और रूल ऑफ लॉ में डिफरेंस क्या होता है ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि रूल बाय लॉ और रूल ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस होता है। रूल बाय लॉ का मतलब ये होता है दैट बीइंग अ लीडर यू आर क्रिएटिंग अ लॉ एंड फॉलोइंग द सेम। जैसे जिम्बाब्वे के केस में हुआ कि जो रॉबर्ट मुगाबे थे उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेकर आए वो, सो दैट वो अपनी पावर को ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकें। तो वो जनता की भलाई के लिए नहीं अमेंडमेंट कर रहे हैं, बल्कि खुद की भलाई के लिए, आई मीन अपने पावर को इंक्रीज़ करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। इसका एक और पॉपुलर एग्जाम्पल है, जब ब्रिटिशर्स का रूल था तो उन्होंने एक रॉलेट एक्ट बनाया था, जिसमें क्या था कि पुलिस को इतनी ज़्यादा पावर मिल गई थी, वो किसी को भी डिटेन कर सकते थे, मतलब किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे, और विदाउट एनी कोर्ट ट्रायल, मतलब उनको कोर्ट में नहीं ले जाया जाता था कि ताकि वो अपने इनोसेंस को प्रूव कर सकें। तो 2 साल तक उनको जेल में रखा जा सकता था विदाउट एनी, मतलब वो अगर पुलिस के पास कोई पुख्ता वो रीज़न नहीं है उनको गिरफ्तार करने के लिए, तो भी उनको गिरफ्तार कर सकते थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका रूल बाय लॉ, कि आपने अपने अकॉर्डिंग रूल को मोल्ड कर लिया। लेकिन रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, लॉ इज़ ऑलरेडी फॉर्म्ड एंड द लीडर्स हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। लॉ ऑलरेडी बना हुआ है, जितने जितने भी लीडर्स आएंगे जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर आएंगे, चीफ मिनिस्टर आएंगे जाएंगे, पार्टीज आएंगी और चेंज हो जाएंगी, बट आपका जो लॉ है वो अपनी जगह एग्जिस्ट करता रहेगा। एक बहुत फेमस लीडर हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने एक लाइन भी कही थी कि जो लीडर्स हैं वो आएंगे और जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो ये देश है वो रहना चाहिए, ये जो हमारा संविधान है वो रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका रूल ऑफ लॉ का एग्जांपल है जो हमारे इंडिया में भी एग्जिस्ट करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कि सारे लीडर्स को या जो भी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव है उनको उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक रूल ऑफ लॉ एंड द रिस्पेक्ट फॉर द राइट समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच।